over 1 million cases, or you can say more than 1 million cases are detected every year in India. Yes, we are talking about AIDS or HIV. I am Dr. Manish Jaiswal, and in this video we are going to discuss about the AIDS and HIV. Now, AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome. It means deficiency of immune system acquired during lifetime. Syndrome means group of symptom or group of diseases. This disease is also called, AIDS is also called slim disease because body weight of patient unexplained reduced. इसमें body weight patient का क्या हो जाता है, कम हो जाता है. Now, AIDS was first reported, पहली बार इसको रिपोर्ट किया गया था. AIDS was first reported in homosexual male in 1981 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. पहली बार वहां रिपोर्ट किया गया था. इंडिया में पहला केस रिपोर्ट किया गया था 1986 में. Its virus was first isolated by Montagnier and team 1983 in France. पहली बार इसके वायरस को आइसोलेट किया गया था फ्रांस में, और साथ ही 1984 यूएसए में इसको आइसोलेट किया था गैलो एंड टीम ने, और गैलो एंड कोवर्कर. All of you know that AIDS is caused by HIV virus, human immunodeficiency virus. This is very important virus. स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखते हैं तो दिस इज RNA वायरस. दैट मीन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है. इसका एक स्पेसिफिक फीचर है, इस वायरस का एक स्पेसिफिक फीचर है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. नाउ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पीछे लेके चलते हैं. सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने पढ़ा हुआ था कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. यहां पर आरएनए से वापस डीएनए का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो ऐसे वायरस जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट हो, इन्हें रेट्रोवायरसेस कहा जाता है. एग्जाम के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रेट्रोवायरस. दैट मीन्स HIV वायरस इज अ रेट्रोवायरस. इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि वायरस के सरफेस पे हेल्पर टी सेल्स के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है. इसके सेंटर में 2 मॉलिक्यूल ऑफ RNA आपको दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी दिखाई दे रहा है. नाउ HIV या एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट इज अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. Unsafe sexual contact with infected person, and this is the main route of transmission or main mode of transmission. Approximate 85% of cases are transmitted through this route. Second mode of transmission, transfusion of contaminated blood. दूषित ब्लड, मतलब एक ऐसा ब्लड जिसमें HIV वायरस प्रेजेंट है, इन्फेक्टेड है, वो ब्लड इसको किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो ये HIV डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है. थर्ड इज बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स. अब इन्फेक्टेड नीडल कौन शेयर करता है, जनरली जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, जो नशेड़ी लोग होते हैं. अब सपोज आप समझ लीजिए कि 5-6 लोगों का एक ग्रुप है जो लोग इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, तो उसमें से किसी एक भी पेशेंट को या एक भी पर्सन को HIV इन्फेक्शन है, तो अब उन्होंने निडल शेयर किया, सिरिंज शेयर किया, तो एक पर्सन से इन्फेक्शन दूसरे पर्सन पे स्प्रेड हो सकता है. Now, fourth mode of transmission is from infected mother to child through placenta. This is called transplacental route. ये fetal stage में हो सकता है, जब गर्भावस्था में भ्रूण के अंदर ये इन्फेक्शन जा सकता है प्लेसेंटा के थ्रू. दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लेसेंटल रूट. ठीक है. या फिर आप बोल सकते हैं थ्रू मिल्क टू चाइल्ड. मदर के इन्फेक्टेड मदर इन्फेक्टेड होना चाहिए, इन्फेक्टेड मदर के मिल्क से इन्फेंट को या चाइल्ड को ये जा सकता है. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि किसी भी तरीके से आपको ये याद रखना है कि कोई भी तरीके से इन्फेक्टेड पर्सन का बॉडी फ्लूइड अगर हेल्दी पर्सन के बॉडी फ्लूइड के साथ मिक्स होता है तो HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है. बॉडी फ्लूइड इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. किसी भी टाइप के फिजिकल कॉन्टेक्ट से HIV ट्रांसमिट नहीं होता है, लेकिन हाँ फिजियोलॉजिकल कॉन्टेक्ट से HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है. तो ये कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने डिस्कस किया. इसके अलावा किन चीजों से HIV एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो HIV इज नॉट स्प्रेडेड बाय ड्राई किसिंग. आपको याद रखना है ड्राई किसिंग. ठीक है. 2 टाइप के किसिंग होते हैं, एक इंडियन स्टाइल और एक फॉरेन स्टाइल. तो जहां तक मुझे लगता है कि इंडियन स्टाइल के किसिंग में HIV का ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए. हग करने से, गले लगाने से HIV नहीं फैलता. हाथ मिलाने से, हैंड शेकिंग एंड मॉस्किटो बाइट से, मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता. तो नॉट स्प्रेडेड थ्रू ड्राई किसिंग, हगिंग, हैंडशेक एंड मॉस्किटो बाइट, इनके थ्रू HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है. अब हम बात करने वाले हैं हाई रिस्क ग्रुप के बारे में.
अब हम बात करते हैं हाई रिस्क ग्रुप के बारे में। तो ये वो ग्रुप है जिनको एचआईवी होने की संभावना या चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, मतलब जिनका एक से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है, उनको एचआईवी होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है। सेकेंड, ड्रग एडिक्ट्स, स्पेशली जो इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं, इंजेक्शन के थ्रू इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं, उनको एचआईवी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा पर्सन हु रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है, ऐसे पर्सन में बाई चांस अगर किसी भी बार या किसी भी टाइम ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे इन्फेक्टेड ब्लड अगर चढ़ा दिया गया तो ऐसे भी पर्सन को एचआईवी होने के चांसेस रहेंगे। नाउ अब ऐसे कौन से पेशेंट है जिनको बार बार ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि थैलेसीमिया का पेशेंट है तो उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। इसके अलावा एचआईवी इन्फेक्टेड मदर है तो उसके चिल्ड्रन को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ट्रांसप्लेसेंटल रूट से भी हो सकता है या फिर मिल्क के थ्रू भी हो सकता है। नाउ एक ये पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है, एचआईवी इज स्प्रेडेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स मैंने बताया, मिल्क हो सकता है, सीमेन हो सकता है, सलाइवा मिक्सिंग हो सकता है, जैसे किसिंग में सलाइवा मिक्स हो रहा है तो उस केस में भी एचआईवी ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड, अब हम बात करेंगे इस वायरस के या एचआईवी वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड के। तो बाकी डिजीजेज में एचआईवी के अलावा जो और डिजीजेज हम पढ़ते हैं, लाइक मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, अलग डिजीज में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है फ्रॉम 1 वीक टू फ्यू मंथ हो सकता है, आप 1 मंथ मैक्सिमम, ठीक है, 1 वीक से कुछ मंथ तक हो सकता है। लेकिन एचआईवी के केसेस में इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, जिस दिन से पेशेंट को या पर्सन को इन्फेक्शन हुआ, जिस दिन से उसके बॉडी में वायरस का एक्सपोजर हुआ या पैथोजन का एक्सपोजर हुआ, यहाँ पे तो एचआईवी वायरस है, तो एक्सपोजर हुआ और उस दिन से लेके पहली बार जब सिम्टम अपीयर हुए, सपोज आज 5 जुलाई है, 5 जुलाई को उसका एक्सपोजर हुआ वायरस के साथ, और आज के बाद जितने दिन के बाद, आज से चाहे 1 साल 2 साल 5 साल बाद जब उसको सिम्टम अपीयर हुए, उस टाइम ड्यूरेशन को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या होता है, वायरस पहले बॉडी में एंटर करता है, वहां मल्टीप्लिकेट करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है, तो जब तक वो नंबर इंक्रीज करता है तब कुछ दिनों के बाद सिम्टम अपीयर होते हैं। तो इस पूरे ड्यूरेशन को एक साथ कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। एंड इन दिस केस एचआईवी के केस में इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 10 ईयर। बाकी डिजीज में मैंने कहा 1 मंथ हो सकता है, ठीक है, 1.5 मंथ हो सकता है, कम टाइम होता है, 2 वीक 4 वीक 5 वीक। लेकिन यहाँ पे जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज 2 to 10 ईयर, 10 साल तक का इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। मतलब पेशेंट आज अगर एचआईवी वायरस के साथ एक्सपोज हुआ है किसी भी रीजन से, तो उसको सिम्टम आने में 2 से 10 साल भी लग सकते हैं। अब एचआईवी के केस में एक हम विंडो पीरियड भी डिस्कस करते हैं। विंडो पीरियड अप्रॉक्सीमेट 2 to 6 मंथ का होता है। तो ये विंडो पीरियड क्या है, जब कोई भी लैबोरेटरी टेस्ट, कोई भी लैब टेस्ट ये डिटेक्ट न कर सके कि पर्सन एचआईवी इन्फेक्टेड है। जैसे मैंने बताया कि एचआईवी वायरस से एक्सपोजर होने के बाद उसके बॉडी में जब तक वायरस लोड इंक्रीज नहीं होगा तो किसी भी टेस्ट से ये डिटेक्ट नहीं किया जा सकता इमीडिएटली, तो बिल्कुल नहीं। तो एचआईवी के केस में हम एक विंडो पीरियड डिस्कस करते हैं जो कि 2 to 6 मंथ का होता है, व्हेन लैबोरेटरी टेस्ट डू नॉट डिटेक्ट इन्फेक्शन और यू कैन से डू नॉट इंडिकेट इन्फेक्शन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे वायरस मल्टीप्लिकेशन इन ह्यूमन बॉडी, फर्स्ट इन मैक्रोफेजेस ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड एंड देन इन हेल्पर टी सेल। तो सबसे पहले मैक्रोफेजेस में होता है वायरस का मल्टीप्लिकेशन इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम पे, और उसके बाद हेल्पर टी सेल में होता है। तो होता क्या है, जब वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है, सबसे पहले तो वायरस का जो आरएनए है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये वायरस डीएनए का फॉर्मेशन करता है या वायरल डीएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये सारे प्रोसेस होते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर। अब वायरस डीएनए होस्ट सेल के डीएनए के साथ अटैच हो जाता है और इन्फेक्टेड या होस्ट सेल जो इन्फेक्टेड है उनको डायरेक्ट करता है वायरस पार्टिकल बनाने के लिए, वायरस पार्टिकल, नए वायरस पार्टिकल बनाने के लिए। और ये प्रोसेस मैक्रोफेजेस के अंदर कंटिन्यू चलता है, इसलिए मैक्रोफेजेस को एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं। मैक्रोफेजेस इज ऑल्सो कॉल्ड एचआईवी फैक्ट्री। नाउ साथ ही साथ साइमल्टेनियसली एचआईवी हेल्पर टी सेल में भी एंटर करता है। हेल्पर टी सेल में एंटर करने के बाद, हेल्पर टी सेल एक टाइप का लिम्फोसाइट है, मैंने आपको बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बताया हुआ था, तो एक टाइप के लिम्फोसाइट है, वहां पर रेप्लिकेट करता है और नए वायरस का फॉर्मेशन करता है जो कि दूसरे हेल्पर टी सेल्स पे अटैक करते हैं। अब आप एक कॉन्सेप्ट याद करिए, क्या होता है कि जब भी कोई हमारे बॉडी में कोई सेल वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो उस सेल को मारने के लिए किलर टी सेल होता है। जब भी हमारे बॉडी में कोई सेल वायरस इन्फेक्टेड होता है तो उस सेल को मारने के लिए किलर टी सेल्स होते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम में आपने
टी सेल्स के टाइप्स पढ़े होंगे। तो जो अभी हमारे बॉडी में हेल्पर टी सेल्स आर इन्फेक्टेड फ्रॉम HIV वायरस। तो जो किलर टी सेल होते हैं ये हेल्पर टी सेल्स को मारने लगते हैं। किलर टी सेल्स किल हेल्पर टी सेल्स। तो सडनली हेल्पर टी सेल्स का काउंट डिक्रीज होने लगता है। ये सारे बी सेल्स और टी सेल्स हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अगर इनका नंबर एब्रप्टली कम होने लगे तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी। नाउ ये किलर टी सेल जब हेल्पर टी सेल्स को मारने लगते हैं तो सडन इनका काउंट, हेल्पर टी सेल्स का काउंट डिक्रीज होने लगता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, दिस इज आस्क्ड इन योर एग्जाम, हेल्पर टी सेल्स काउंट डिक्रीजेज एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे आपको सिम्टम अपीयर होता है, दैट इज फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन हेल्पर टी सेल्स। पर्सन्स इम्यून सिस्टम वीकेंड, कमजोर हो जाता है पर्सन का इम्यून सिस्टम, जिसके कारण से उस पर्सन को सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अभी यहाँ पे प्राइमरी इन्फेक्शन HIV का है, इसके अलावा अगर कोई दूसरा इन्फेक्शन इसी टाइम पीरियड पे होता है तो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी इन्फेक्शन। एंड द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिससे TB डिजीज होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन HIV इन्फेक्टेड पर्सन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नाउ इसके अलावा अदर वायरस के इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंजाई के इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन में कंसिडर करेंगे क्योंकि प्राइमरी इन्फेक्शन हमारा क्या है, HIV। नाउ या फिर टॉक्सोप्लाज्मा का हो सकता है, एक प्रोटोजोन पैरासाइट है टॉक्सोप्लाज्मा जो कि ब्रेन सेल को डैमेज करता है। नाउ पेशेंट कैन कैच, आप इसमें ये कह सकते हैं कि पेशेंट कैन नॉट प्रोटेक्ट हिज बॉडी। ऑलरेडी मैंने बताया कि हेल्पर टी सेल्स काउंट डिक्रीज हो गया है, इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो गया है, तो पेशेंट अपने बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज इम्यून सिस्टम इज वीक। ठीक है। सो HIV को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, HIV टेस्ट से, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए दैट इज एलिसा टेस्ट। एलिसा दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टेस्ट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग टेक्निक में आपने पढ़ा होगा सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो सदर्न ब्लॉटिंग में डिटेक्ट किया जाता है DNA, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में डिटेक्ट किया जाता है RNA और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है। तो यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। नाउ तो यहाँ पे एड्स के लिए, HIV के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग किया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे डिटेक्शन टेस्ट होता है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज PCR, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, इसका जो मेन फंक्शन होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA या DNA के अमाउंट को बढ़ा देना। तो 3 टेस्ट याद रखने हैं आपको एड्स या HIV डिटेक्शन के लिए। फर्स्ट इज एलिसा टेस्ट, सेकेंड इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड थर्ड इज PCR। अगला जो टर्म आता है एड्स में दैट इज ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इन दिस कंडीशन लिम्फोसाइट काउंट डिक्रीजेज, सो इम्यूनोसप्रेशन अकर एंड द सिम्टम्स आर फैटिग, फीवर, डायरिया एंड नाइट स्वेट। थकान होती है, फैटिग, फीवर बुखार आता है, डायरिया होता है और नाइट स्वेट रात को पसीना आता है। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है इसके साथ दैट इज अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ बॉडी वेट बाय 10%। सपोज किसी पर्सन का वेट है 60 kg और सडन उसको समझ में नहीं आ रहा है, सडन उसका 10% या उससे ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, मतलब 6 kg वेट लॉस उसका विद इन अ मंथ हो जा रहा है और उसको पता भी नहीं चला, लाइक वो डाइटिंग पे नहीं है, वो जिम नहीं जा रहा है, फिर भी उसका वेट लॉस हो जा रहा है। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। मैंने इसको बताया इसलिए इसे स्लिम डिजीज या फिर वेस्टिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो क्योंकि एड्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो एड्स को पूरी तरह से बॉडी से खत्म कर सके, तो फिर भी इसके लिए कुछ ड्रग्स ट्रायल पे हैं या कुछ ड्रग्स अप्लाई किए जाते हैं जो कि पेशेंट के लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ी सी उसकी लाइफ जो होती है बढ़ जाती है। नाउ ART ड्रग यूज करते हैं इसमें, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इट इज पार्शियली इफेक्टिव, ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट। Currently, triple drug treatment is given, AZT, first azithromycin, zidovudine, second is protease inhibitor and third is IL interleukin। एक नोट आपको याद रखना है दैट इज NACO, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में सिचुएटेड है। और एक और नोट आपको याद रखना है, चिकोरिक एसिड, इसे ग्रीन कॉफी बीन से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि चिकोरिक एसिड ग्रीन कॉफी बीन से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि पार्शियली इफेक्टिव है HIV के पेशेंट में। तो अब बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में कि हाउ यू कैन प्रिवेंट एड्स। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड इन दिस केस प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन, नॉट बेटर, बिकॉज एड्स का कोई परमानेंट क्योर है नहीं।
तो प्रिवेंशन ही बेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेट पीपल अबाउट एड्स, लोगों को एड्स के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, डिस्पोजेबल निडल या सिरिंज का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, एक बार उसको यूज़ किया दोबारा उसको यूज़ ना करना पड़े। थर्ड इज़ अ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम, ऐसे एरिया में जहाँ पे हाई रिस्क एरियाज़ हैं, जहाँ पे सेक्स वर्कर्स हैं, वैसे जगहों पे कॉन्डोम का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। कॉन्डोम जो होता है ये एसटीडी को प्रिवेंट करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करता है या उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ड्रग एब्यूज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ड्रग एब्यूज़ पे कंट्रोल ना करके बल्कि जो ड्रग एब्यूज़र हैं उनको फ्री में एनजीओ के थ्रू सिरिंज और निडल बंटवा रही कि भाई ड्रग का पैसा तुम लोग लगा लो और ये निडल और सिरिंज सरकार डिस्ट्रीब्यूट कराएगी। एनीवे, और साथ ही साथ जो HIV ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, जहाँ पे HIV होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनका रेगुलर चेकअप भी होना चाहिए। तो याद रखिएगा, बिकॉज एड्स इज़ नॉट क्यूरेबल डिजीज, तो इसका प्रिवेंशन ही सबसे बेटर। पहले तो एक बोला जाता था ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हियर प्रिवेंशन इज बेस्ट देन क्योर, बिकॉज एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।